वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 101। राध्या खाना ठीक से ना खाने की वजह से कमज़ोर हो गई थी। एक दिन सुबह से राध्या की तबीयत खराब थी, पर वो सुबह से चुपचाप अपने कमरे में सो रही थी। जब मीना ने देखा कि सुबह से राध्या खाना खाने नहीं आई तब वो ऊपर गई और नोक किया तो राध्या बोली दरवाजा खुला है। मीना अंदर गई तो राध्या सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। मीना ने जब राध्या को देखा तो वो उसके पास जाकर राध्या का सर छुआ। वो बोली, मैडम आपको बुखार है। राध्या बोली, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। पर मीना बोली, नहीं मैडम, मैं अभी डॉक्टर और आरुष सर को फ़ोन करती हूँ। राध्या ने जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, मीना हम ठीक है, तुम्हें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भूख लगेगी तब हम खा लेंगे, और किसी को मत फ़ोन करना। मीना कुछ नहीं बोली, वो वहाँ से चली गई। जब वो नीचे आई तब आरुष का फ़ोन लैंडलाइन नंबर पर आ रहा था। मीना जानती थी कि ये आरुष का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ शांति से आरुष ने पूछा कि कैसी है वो। मीना हिचकिचाते हुए बोली, वो सर मैडम की तबीयत खराब है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने डॉक्टर को बुलाने को कहा पर उन्होंने मना कर दिया। मीना की बात सुन आरुष टेंशन में आ गया। वो बोला, तुम ध्यान रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आरुष ने फ़ोन रखा और तुरंत घर की ओर निकल गया। उसने डॉक्टर को फ़ोन कर घर आने को कह दिया था। यहाँ राध्या की तबीयत बिगड़ी हुई थी। वो बेड पर लेट गई और सो गई। आरुष कुछ देर में ही घर पर पहुँच गया था। डॉक्टर भी आ गए थे। दोनों राध्या के कमरे में गए तो राध्या सो रही थी। डॉक्टर ने राध्या को चेक किया और बोले, इन्होंने खाना कई दिनों से ठीक से नहीं खाया और स्ट्रेस भी ले रही थी, इसलिए इतनी कमज़ोर हैं। जब ये उठे तो इन्हें खाना खिलाकर दवाई दे देना और ठंडे पानी की पट्टी रखते रहना। डॉक्टर वहाँ से चले गए। आरुष ने ठंडे पानी की पट्टी मंगाई और उसे राध्या के माथे पर रखने लगा। वो राध्या को बहुत गौर से देख रहा था। राध्या का चेहरा पूरा ढल गया था। आरुष बहुत देर तक पानी की पट्टी करता रहा। अब उसे भी नींद आने लगी थी। वो वही राध्या के सर के पास ही सो गया था। रात के 2 बजे राध्या का बुखार कम हुआ तब उसे प्यास की वजह से नींद खुल गई। उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो आरुष उसके सिर के पास ही सो रहा था। राध्या ने आरुष को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने आरुष का हाथ हटाया और पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर ग्लास हाथ आता उससे पहले वो ग्लास नीचे गिर गया था। आवाज की वजह से आरुष की नींद भी खुल गई थी। वो उठा और कसमसाते हुए राध्या से बोला, अब कैसी हो तुम? राध्या आरुष की बात सुन और चीर गई और बोली, तुमने आने का कष्ट क्यों किया? जब हम मर जाते तब आते। राध्या का जवाब सुन आरुष की नींद अब जा चुकी थी। राध्या पानी लेने नीचे जाने वाली थी क्योंकि ग्लास खाली था और रकाबी भी आरुष ने जग लिया और बोला, तुम आराम करो, पानी में ले आता हूँ। राध्या कुछ बोलती उसे पहले आरुष वहाँ से चला गया। आरुष नीचे गया। किचन से उसने राध्या के लिए खाना लिया और पानी लेकर ऊपर आ गया। आरुष कमरे में आकर राध्या के पास बैठ गया, पर राध्या अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठी थी। आरुष ने एक चम्मच सूप राध्या के मुंह के पास कर दिया, पर राध्या ने अपना चेहरा नहीं घुमाया। आरुष ने एक गहरी सांस ली और चम्मच के सूप को फिर से बाउल में डाल दिया। बाउल को साइड कर राधा के थोड़ा पास आया और राध्या का हाथ पकड़कर शांति से बोला, क्या हुआ है? तुम सूप क्यों नहीं पी रही हो? पर राध्या चुप थी।
उसके आंसू निकल रहे थे। आरुष ने राध्या का चेहरा पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार सकती हो, तो बोलो कैसे मारोगी? राध्या, जिसने अब तक अपने अंदर सारे इमोशंस रखे हुए थे, उसने पिलो सीधा आरुष के मुंह पर मारा। आरुष की आंख शोक में बड़ी हो गई। वो बोला, सच में मार दिया? ओह गॉड, ये पूरी पागल है। राध्या ने बेड पर पड़े सारे तकिए सिसकियां लेते हुए मारी। जब बेड पर कुछ भी नहीं बचा तो वो सोफे पर जाकर उन तकिया को आरुष से मारने लगी। आरुष उसे बोले जा रहा था, अरे मैं मजाक कर रहा था, पर राध्या बस वार पर वार किए जा रहा था। अब उसने सारे सामानों को आरुष के ऊपर फेंकते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम अपने घर चले जाएंगे। आरुष दौड़कर राध्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस कितना मारोगी? राध्या जोर जोर से रोने लगी। वही जमीन पर बैठ गई। आरुष भी अपने घुटनों के बल बैठ गया और राध्या के आंसू पोंछते हुए बोला, अब तुमने मुझे मार लिया तो मुझे माफ कर दो, और तुम्हारे ऊपर रोना धोना अच्छा नहीं लगता। चलो कुछ खा लो, और सॉरी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, पर क्या करता, तुम खुद मुझे दूर भगाती थी। लेकिन अब नहीं जाऊंगा। राध्या रोते हुए सिसकियां ले रही थी, जिसे सुन आरुष ने राध्या को अपनी बाहों लेकर थपकी देते हुए प्यार से बोला, सॉरी, अब रोना बंद करो। राध्या ने आरुष की कॉलर को पकड़कर अपनी नाक साफ करने लगी। आरुष अजीब सी मुस्कान देते हुए बोला, क्या बात है, इतनी महंगी शर्त में तुमने अपनी नाक साफ कर ली। ये सुन राध्या आरुष की बाहों से अलग होकर उसे घूरने लगी। आरुष झूठी हंसी हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम चाहो तो मेरे सारे कपड़ों को टिश्यू पेपर बना सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। पर राध्या अभी भी आरुष को घूर रही थी। आरुष ने गहरी सांस लेकर बोला, अब घूरना बंद करो, चलो खाना खा लो, वरना फिर तुम्हें बुखार आ जाएगा। उसने राध्या को लेकर सोफे पर बिठा दिया और सूप पिलाने लगा। उसके बाद उसने राध्या को दवाई खिलाई, जिससे राध्या को नींद आने लगी। आरुष ने राध्या को बेड पर अच्छे से सुला दिया और अपनी शर्ट चेंज कर वो भी राध्या के पास आ गया। मित्तल मेंशन में आस्था बाथरूम में प्रेगनेंसी किट लेकर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो खुश हो या दुखी, वो एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। वो प्रेगनेंसी किट लेकर बाहर आई। अब क्या करना है वो वही सोच रही थी। पिछली बार तो उसे कुछ खास पता नहीं था, पर उसे इस बार पहले ही गड़बड़ लगी, इसलिए उसने चेक किया। वो किट लेकर बेड पर बैठी थी। जब विवेक कमरे में आया तो आस्था ने किट को तकिए के नीचे छुपा दिया। आस्था यही सोच रही थी कि वो विवेक को बताएं या नहीं। लास्ट टाइम से विवेक से गुस्सा होने की वजह से वो कुछ नहीं बताई, पर अब वो क्या करे। आस्था विवेक को देखते हुए बोली, आस्था तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि तू विवेक से छुपाए, पर क्यों तुझे इतनी शर्म आ रही है? आस्था अपने मन में सोच रही थी, पर उसके भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। विवेक आस्था को ध्यान से देख रहा था, जो देख तो उसे ही रही थी, पर ये सा लग रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। ऊपर से ये किस तरह के मुंह बना रही थी, अजीब अजीब से। वो भी मुझे देखकर विवेक ने अपना चेहरा छूकर देखा तो बोला, सब ठीक है, इतना हैंडसम तो हूँ, फिर क्यों ये मुझे देखकर इतना अलग अलग मुंह बना रही है? विवेक ने अपना सिर झटका और जाकर आस्था के पास बैठ गया। आस्था अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। विवेक ने आस्था को खोया देखा तो उसने आस्था के होठों पर किस कर दिया, जिससे आस्था तुरंत होश में आई और सकपका गई। विवेक उसे शांत करते हुए बोला, तुम कहाँ खोई हुई हो? कहीं मुझे छोड़कर जाने का इरादा तो नहीं बना रही? अगर ये सा है भी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विवेक खड़ा हुआ और मिरर के पास जाकर अपनी टाई खोलते हुए बोला,
आस्था बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बस डॉक्टर। वो इतना बोलकर चुप हो गई। विवेक अपनी टाई खोलते हुए रुक गया और आस्था के पास आकर उसका माथा छूते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? अगर बुखार है तो चलो दवाई लेने। आस्था विवेक का हाथ नीचे करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर मुझे भूख लगी है। चलो जल्दी, वरना पेट के चूहे बाहर आकर नाचेंगे। विवेक जल्दी से जाकर फ्रेश हुआ और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। आस्था बैठते ही काफी सारा खाना खाने लगी। विवेक आस्था को कब से नोटिस कर रहा था। वो बोला, ये आज इसमें मयूरी की आत्मा तो नहीं आ गई? फिर वो होश में आते हुए बोला, कबीर ने अगर सुन लिया कि मैंने मयूरी को ऐसा कहा तो पक्का मुझे दौड़ा कर मानेगा। विवेक जब तक सोच रहा था तब तक आस्था ने काफी कुछ खा लिया था। आस्था खाना खत्म कर बोली, विवेक चलो ना बाहर आइसक्रीम खाकर आते हैं। विवेक पहले हैरान था, इसने इतना खाया और अब आइसक्रीम भी खानी है। विवेक आस्था का टेम्परेचर चेक करते हुए बोला, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना खा चुकी हो कि बीमार भी पड़ सकती हो, और अब आइसक्रीम भी खानी है? नहीं मिलेगी, चुपचाप जाकर सो जाओ। बर्तन मैं रख दूंगा। आस्था गुस्सा करते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी माँ को फोन करती हूँ और उनके पास चली जाती हूँ। विवेक हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब खिलाऊंगा। दोनों चले गए। एपिसोड 102। शिवम के घर पर अब रुचि काफी शांत हो चुकी थी। अब उसे एंजल से भी कोई चीड़ नहीं होती थी। दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे थे, पर शिविन अभी भी रुचि को माफ नहीं किया था। वो दिन पर दिन रुचि को और टॉर्चर करने लगा था, जिस वजह से रुचि काफी उदास रहती थी। शिविन ने रुचि का घर से निकलना भी बंद करवा दिया था, इसलिए रुचि सारा समय एंजल के साथ ही बिताती थी। रुचि जितना हो सके शिविन से दूर रहती थी। रात में रुचि रोटी बना रही थी, उसका पूरा ध्यान रोटियों पर था। जब शिविन ने रुचि को पीछे से हग किया जिससे रुचि सहम गई। रुचि ने साड़ी पहनी हुई थी। शिविन अपने हाथ रुचि की कमर से लाते हुए उसके हाथों पर लाया। रुचि ने डर से अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। शिविन ने रुचि के हाथों को गर्म तावे पर रख दिया था। रुचि एकदम से चिल्लाने गई, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। शिविन रुचि को किस कर रहा था, जिससे रुचि की आवाज बाहर नहीं निकली। रुचि की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर शिविन ने रुचि के हाथों को तावे पर से नहीं हटाया। शिविन ने कुछ देर बाद रुचि का हाथ छोड़ दिया और किस करना भी बंद कर दिया। रुचि अपना हाथ पकड़कर रोने लगी थी। शिविन ने अपने होठों को अपनी उंगली से साफ किया और रुचि को एक झटके से अपने पास खिंचकर बोला, याद रहे तुम्हें इसी तरह घुट घुट कर जीना है। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा। शिविन ने रुचि को छोड़ वहां से चला गया। रुचि वहां बैठकर रोने लगी थी। रुचि ने अपना हाथ छिपाकर एंजल को खाना खिला दिया था। उसने अपने हाथों पर दवाई भी नहीं लगाई थी। एंजल को सुलाकर वो बाहर गार्डन में आ गई थी। गार्डन में एक बड़ा सा झूला था, जिस पर वो लेट गई। खुले आसमान को देखते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। उसे अपने मन से आवाज आई, ये कर्म है जो तुमने इस जन्म में किया, उसका कर्म भी तुम्हें इस जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। उसने अपने 25 सालों में न जाने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। वो बोली, मैंने जो कुछ किया मैं दिल से माफी मांगती हूँ और मैं सब कुछ भुगतने को तैयार हूँ। किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। काफी देर तक आसमान को देखते हुए रुचि वही सो गई थी। शिविन ये सब अपनी बालकनी से खड़ा हुआ देख रहा था। उसे रुचि को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था, पर उसे रुचि के डेड के लिए जो कड़वाहट थी, इसलिए वो सब कुछ भूलकर रुचि को टॉर्चर करता है। उसके डेड की वजह से एंजल अनाथ हुई थी, इसलिए उसे रुचि को देख उसके डेड की याद आती थी।
शिविन ने रची का हाथ देखा, जिस पर बड़े बड़े फफोले आ गए थे। पूरा हाथ लाल हो गया था। एक बार को शिविन ने सोचा जाकर दवाई लगा दे, पर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वो अपने कमरे में सोने चला गया, पर नींद उसे नहीं आ रही थी, इसलिए वो आकर बालकनी के सोफे पर बैठ गया। रची अपनी आंखें बंद की थी, पर किसी बुरे सपने की वजह से उसकी नींद खुल गई थी। वो शांत थी। फिर कुछ देर में वो फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रची को अपने अंदर से आवाज आई, जिस दिन उसके सारे गुनाह माफ हो जाएगा, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसने जितने भी गुनाह किए हैं, वो सब चीज का प्रायश्चित करेगी, और जिस दिन भगवान उसके पापों को माफ करेंगे, उस दिन वो खुद भगवान के पास चली जाएगी। अगली सुबह आरुष जब उठा तब राधा आराम से सो रही थी। आरुष कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने राधा के माथे पर किस किया और बाथरूम में चला गया। वो नहाकर बाहर आया। उसने सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहना था। वो बाहर आया और राधा को उठाते हुए बोला, राधा उठो, हमें बाहर जाना है। राधा कसमसाते हुए बोली, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या जो हमें बाहर ले जाओगे? आरुष उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, हाँ आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, चलो उठो। राधा आरुष की गोद में आने की वजह से उठ गई थी। वो बोली, नीचे उतारो हमें, हम खुद चल सकते हैं। पर आरुष उसे आंख मारते हुए बोला, अरे तुम बीमार हो, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। राधा अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, नहीं हम खुद नहा लेंगे, उतारो। आरुष राधा को बाथरूम लेकर गया और वॉशरूम में खड़ा कर राधा के कानों को चूम लिया और धीरे से बोला, जल्दी से नहा लो, फिर बाहर चलते हैं। वो वहां से निकल गया। राधा जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसने सिंपल नीला अनारकली सूट पहना था। आरुष बोला, चलो जल्दी से। दोनों वहां से निकल गए। आरुष उसे मरीन वाले विला ले आया था, जिस विले को पांचों मिलकर लिया था। वो विला काफी बड़ा था। बाहर वाटरफॉल था। घर के बीच में गार्डन भी काफी बड़ा था। वहाँ काफी शांति थी। आरुष राधा को लेकर अंदर गया, जिसका हॉल बहुत बड़ा था। बीच में सीढ़ी थी। पूरा घर यूरोपियन डिजाइन का था। उसमें कुछ इंडियन ट्रेडिशनल भी था। राधा पूरा घर बहुत ध्यान से देख रही थी। वो हॉल में खड़ी थी। तब तक वहाँ मयूरी और कबीर भी आ गए। मयूरी ने जन राधा को देखा तो वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, राधे। राधा ने अपना नाम सुना तो पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मयू। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रही थी। तभी उनके पीछे से एक और आवाज आई, मैं भी हूँ। दोनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर आस्था और विवेक अंदर आ रहे थे। आस्था दौड़ने को हुई, पर वो धीरे हो गई। वो जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो जल्दी से दोनों को जाकर गले लगा ली। आप सब सोच रहे होंगे कि अरमान कहाँ है। वो शीना के साथ न्यूयॉर्क गया है। वो तीनों एक दूसरे से बात करते उससे पहले पीछे से आवाज आई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मीत और राज थे। कुछ देर में वहाँ सानवी भी आ गई। पांचों एक दूसरे को देखकर खुश थे। वो सभी लड़कों देखने लगे। आरुष उन सब के हैरान चेहरे देख बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम सब यही रहने वाली हो हम सबके साथ। इतना सुन पांचों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। एपिसोड 103। पांचों एक दूसरे को देख इतनी खुश थी। आस्था विवेक से बोली, पर ये घर किसका है? हम पांचों ने अपनी कमाई से सोचा कि इंडिया का सबसे शानदार घर बनवाए, तो हमने इस जगह पर ये घर बनवाया। तुम सब अकेले घर पर बोर हो जाते थे, इसलिए सोचा क्यों ना इस घर में शिफ्ट हो जाए। इसलिए हम लोगों ने तुम्हें सरप्राइज दिया। फिर आरुष बोला, एक और चीज है। पांचों लड़कियां आरुष को देखने लगी।
आरुष ने 2 बार ताली बजाई तो वहां पर कई सारे गार्ड और कुछ नौकर आकर खड़े हो गए। आरुष बोला, तुम सब कहीं भी जाओगे तो ये गार्ड तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि जब हमने बिजनेस शुरू किया है तब से कई सारे लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए कहीं भी जाना तो इन्हें अपने साथ ले जाना। आरुष के इशारे पर सभी लोग चले गए। आस्था बोली, मेरा कमरा कौन सा है? मुझे थोड़ा आराम करना है। मीत कुछ देर से आस्था को नोटिस कर रही थी। आस्था, तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और तुम्हारा चेहरा और ग्लोइंग हो गया है। मीत की बात सुन आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, वो शायद काफी सालों बाद मुंबई आई और पानी बदला इसलिए। कबीर आस्था को छेड़ते हुए बोला, आस्था मुझे एक बात बताओ, पानी का असर तुम पर ही क्यों होता है? मयूरी को देखो, वो 1 महीने का खाना 1 दिन में खा जाती हैं, फिर भी मोटी नहीं होती। कबीर की बात सुन सब हंसने लगे सिवाय मयूरी के, वो कबीर को घूर रही थी। राध्या बोली, कबीर अभी तो मयूरी काफी कम खाती हैं। जब ये छोटी थी तब ये घर पर खाकर मोहल्लों में सबके घर पर खाने जाती थी और हमेशा काका काकी इसे सबके घर खोजते थे। सब हंस रहे थे। मयूरी अपनी बेइज्जती होते देख मुंह फुलाकर बोली, राधे तुम भी, हमने तुम्हें अपनी बहन माना पर तुम हमारा मजाक बना रही हो। हम नहीं करते किसी से बात, हम जा रहे हैं। मयूरी कबीर को देख बोली, अब हमें हमारा कमरा बताओ। उसे ये से चिल्लाते देख कबीर डर गया। वो बोला, ठीक है चिल्लाओ मत, मेरे साथ चलो। दोनों वहां से सीढ़ियों की ओर निकल गए। आरुष बोला, राध्या चलो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। दोनों वहां से अपने कमरे की ओर चले गए। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। राध्या जब अपने कमरे में गई तो सब कुछ इतना खूबसूरत था। पहले वाले कमरे से भी बड़ा और शानदार कमरा था। आरुष बोला, सब देख लेना, पहले दवाई लो। राध्या दवाई को देख बोली, हमने कल रात को ही दवाई खाई थी, इसलिए अभी नहीं खाएंगे। आरुष उसे डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, कल रात को दवाई ली पर तुम्हें टाइम से दवाई लेनी पड़ेगी। राध्या का बिल्कुल मन नहीं था दवाई का, पर उसने आरुष की डांट सुनकर जल्दी से दवाई ले ली। राध्या जाकर बेड पर कंबल डालकर सो गई। आरुष समझ गया कि राध्या फिर नाराज हो गई। आरुष बेड की दूसरी साइड से बेड पर धीरे से गया और कंबल में घुस गया। राध्या को पता चल गया कि वो कंबल में अकेले नहीं है। वो कुछ करती उससे पहले आरुष ने उसे खुद से जकड़ लिया। राध्या ने जो अनारकली सूट पहना था वो पीछे से डिप था। आरुष अपने होठों से राध्या को चूमने लगा। राध्या ने जिस कंबल को कस के पकड़ रखा था अब उसके हाथ से फिसलने लगा था, पर अचानक उसे दर्द हुआ। उसे महसूस हुआ कि आरुष ने उसके बेक पर काट लिया है। वो दर्द से उभरी भी नहीं थी कि आरुष ने उसे जल्दी से पलटा और उसके ऊपर आ गया। आरुष ने देखा कि राध्या के आंखों में पानी था। वो समझ गया कि उसने उसे काटा, इसलिए राध्या की आंखों में पानी है। आरुष ने राध्या की आंखों पर अपने होठ रख दोनों आंखों को चूम लिया। राध्या के दोनों हाथ आरुष के सीने पर थे। आरुष ने उन हाथों को पकड़कर ऊपर किया। राध्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और जो निशान मैंने तुम्हें दिया है वो तुम बार बार मुझसे गुस्सा हो जाती हो इसलिए दिया। वैसे कल मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है, क्या तुम चलोगी? राध्या ने साफ साफ मना कर दिया। वो बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरी तबीयत खराब है। आरुष बोला, ठीक है तुम आराम करो, एक बार तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी अब तो ग्रीन सिग्नल मिल ही गया है। आष्ट के कमरे में आस्था बाथरूम में थी। वही विवेक जब कमरे में आया तो आस्था वहां नहीं थी। वो जाकर बेड पर बैठ गया। जब आस्था बाथरूम से निकली तो उसे चक्कर आ रहे थे। विवेक ने जब आस्था की आंखें बंद होते दिखी तो वो दौड़कर आस्था के पास गया।
उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और लाकर बिस्तर पर बिठाया। विवेक आस्था को प्यार से बोला, क्या हुआ है तुम्हें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो जैसे जाने को हुए तो आस्था ने उसे पकड़ लिया। उसे काफी थकान महसूस हो रहा था। वो थोड़ा खिसक के विवेक के पास आई और अपना सिर विवेक के सीने पर रख धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, बस नींद आ रही है और चक्कर आ रहे हैं। विवेक बोला, क्या तुम्हें पहली बार ऐसा हो रहा है या पहले भी कभी हुआ है? विवेक काफी परेशान था। आस्था बोली, जब अरमान होने वाला था तब भी ऐसा होता था। विवेक परेशान होते हुए बोला, तो तुम्हें डॉक्टर। वो इतना बोल रुककर आस्था की बात पर गौर करने लगा। फिर वो आस्था को देखा जो उसके सीने में मुंह छुपाए मुस्कुरा रही थी। विवेक ने आस्था को पकड़कर खुद से अलग किया और उसके होठों पर किस कर दिया और कसके आस्था को गले लगा लिया और बोला, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैं अपने बच्चे को अपने सामने जन्म लेते हुए देखूंगा। अच्छा बोला, क्या खाओगी तुम? सब खिलाऊंगा। आस्था की आंखें चमक गई। आस्था बोली, मुझे ढेर सारी आइसक्रीम खानी है। विवेक थोड़ा सोच में पड़ गया। आस्था बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? विवेक बोला, मैंने सुना है प्रेगनेंसी में लोग खट्टा खाते हैं और तुम्हें मीठा खाना है। आस्था बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस मुलायम आइसक्रीम खानी है। विवेक बोला, ठीक है, पर तुम्हें लिमिट में मिलेंगी। आइसक्रीम से तुम्हें और बेबी दोनों को नुकसान होगा। चलो मेरे साथ। आस्था बोली, कहाँ? पर विवेक उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें पता चल जाएगा। विवेक आस्था को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर आस्था को चेक कर रही थी। मॉनिटर पर सब ब्लैक दिख रहा था। कुछ था जो थोड़ा अलग था, पर उसे बस डॉक्टर और आस्था ही समझ पा रहे थे। विवेक के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। विवेक बोला, आप मुझे बताइए क्या है? डॉक्टर बोली, ट्विंस है। विवेक ने जब सुना तो उसे घबराहट होने लगी। आस्था विवेक को यूं देख उसे लगा कि विवेक खुश नहीं है। विवेक बोला, अगर ट्विंस है तो आस्था को पेन अधिक होगा। आप पहले मुझे बताइए कि आस्था को कुछ ना हो, क्या वो पूरी नॉर्मल है? विवेक की बात सुन डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हल्दी है, पर आप हर महीने इन्हें चेकअप के लिए ले आएगा। दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में विवेक ने आस्था को आइसक्रीम खिलाए और दोनों घर आ गए। एपिसोड 104। रात में राधा, मयूरी, सानवी, मीत मिलकर खाना बना रही थी। जब खाना बन गया तब सबने मिलकर खाना टेबल पर लगाया। आरुष, कबीर, तन्मय, राज सब लोग खाने के लिए आ गए। राधा बोली, विवेक आस्था कहाँ है? वैसे ही आस्था और विवेक अंदर आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ। वो दोनों आकर उन सब के साथ बैठ गए। विवेक खुश था। वो बोला, तुम सबके लिए सरप्राइज है। आरुष खाते हुए बोला, क्यों, ये सा कौन सा तीर मारा तूने? विवेक सबको देखते हुए बोला, वही जो इस जन्म में तुम सबसे नहीं होने वाला। ये सा क्या है जो हमसे नहीं होने वाला? विवेक बोला, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। उसकी बात सुन सब रुक गए। लड़कियां आस्था को देख रही थी, वही लड़के विवेक को। राज हकलाते हुए बोला, तू सच बोल रहा है? विवेक बोला, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। राज मीत को देखने लगा। मीत अपनी नजरें जानबूझकर खाना खाने पर लगाई हुई थी। सिर्फ राज ही नहीं, तन्मय और कबीर भी सानवी और मयूरी को देख रहे थे। कबीर बोला, विवेक से थोड़ा जेलेस होते हुए बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे क्या अपनी कबड्डी टीम तैयार करनी है? आस्था जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से पानी बाहर आ गया। वो अपना मुंह साफ करते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। राधा ने खाने की प्लेट उठाई। वो बोली, मैं आस्था के पास जा रही हूँ। वो भी वहां से भाग गई। उसके पीछे सानवी, मयूरी और मीत भी भाग गए। सारे लड़के उन सबको देख रहे थे।
लड़कियों के जाने के बाद सारे लड़के विवेक को घूरने लगे। कबीर उसे बोला, यहाँ हमें चांस भी नहीं मिल रहा उन लड़कियों के पास जाने का और तू फिर बाप बन रहा है। विवेक अपना गला ठीक करते हुए बोला, देखो इसमें गलती तुम लोगों की है। तुम लोगों को मनाना अच्छे से नहीं आता और मैं बुरा नहीं होना चाहता था आस्था को मनाते हुए। आरुष का ध्यान कहीं और था। आरुष उन सबको देखते हुए बोला, सब चुप हो जाओ। उसके कहने पर सब चुप हो गए। आरुष विवेक को देखते हुए बोला, विवेक तुम्हें आस्था पर कड़ी निगरानी रखनी है। एलिना अभी भी यही है। उसने कुछ प्लान बनाया है तुमसे आस्था को दूर करने के लिए। और वही नहीं, उसके साथ एवा और रोरा भी मिली हुई है। और उन सब के पीछे कोई है जो हम पांचों से बदला लेना चाहता है। इसलिए वो इंसान उन तीनों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बार रुचि उन सब में शामिल नहीं है। मैंने सब कुछ पता किया पर अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है। इसलिए राध्या, मयूरी, आस्था, सानवी, मीत को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और कल हम सबको पार्टी में जाना है, इसलिए सिर्फ हम लोग जाएंगे। आरुष की बात सब मान गए थे। विवेक को अभी भी एलिना पर गुस्सा आ रहा था। अगर एलिना अभी उसके पास होती तो वो उसे जान से मार देता। विवेक अब भूल चुका था कि उसने कभी एलिना से प्यार भी किया था। आरुष विवेक को देख बोला, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। यहाँ आस्था के कमरे में मीत और मयूरी आस्था को घूर रहे थे। आस्था ने उखवाड़ होकर अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी। मीत उसे डांटते हुए बोली, अब तुम कुछ बोलोगी या चुप ही रहोगी? आस्था एक एक शब्द डरते हुए बोली, मैं क्या करती? वो कितना प्यार करता है मुझसे, इसलिए ये सब हो गया। मयूरी बोली, कबीर बिल्कुल सही था। एक दिन तुम दोनों मिलकर क्रिकेट टीम तैयार करोगे। राध्या दोनों को शांत करते हुए बोली, अब बस भी करो, हम सबको पता है। आस्था विवेक से क्लास के पहले दिन ही उसे देख प्यार करने लगी थी। सानवी भी राध्या का साथ देते हुए बोली, हाँ, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। विवेक भी तो आस्था से कितना प्यार करता है और वो दोनों पति पत्नी है, तो कुछ भी गलत नहीं है। और अब तुम दोनों शांति से बैठो, आस्था का ध्यान रखने का समय फिर आ गया है। आस्था बोली, वैसे तुम सब कब खुशखबरी दे रहे हो? सब चुप थे। राध्या बोली, तुमने हमें बताया था क्या? जब बारी आएगी तब हम तुम्हें बताएंगे, समझी? मयूरी बोली, और नहीं तो क्या, देखना हम अपने बच्चे को तुम्हें देंगे भी नहीं। आस्था बोली, पर मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। कुछ देर यूं ही सब बात करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सानवी अपने कमरे में आई तो उसने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठकर बुक पढ़ने लगी। तन्मय कमरे में आया तो सानवी को देखा और वो बाथरूम जाकर शॉवर लिया और बाहर आया। उसने बस सिंपल नाइट टी-शर्ट और ब्लैक लोवर पहना था। वो सीधा बेड पर आ गया। उसने सानवी के हाथ से बुक लेकर साइड टेबल पर रख दी। उसने सानवी को अपने ऊपर खींच लिया और सानवी के बालों को सही करते हुए बोला, ये उम्र ये सी बुक पढ़ने का नहीं है। तुम कहो तो मार्केट में काफ़ी गर्म बुक भी मिलती हैं, बोलो पढ़ोगी? सानवी तन्मय की बात अच्छे से समझ रही थी। वो किस बुक की बात कर रहा है? सानवी तन्मय से नज़र चुराते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं पढ़नी, तुम खुद पढ़ लो। तन्मय बोला, सोच लो, एक बार मैंने वो बुक पढ़ ली तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, और ना तुम्हारे ये मोटे मोटे आंसू। सानवी तन्मय के सीने से उठते हुए बोली, किसने कहा तुम्हें ये सी बुक घर पर पढ़ोगे? जाकर बाहर पढ़ना, अपने ऑफिस वहीं रहना। तन्मय उठकर बैठते हुए बोला, हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है, मेरी सेक्रेटरी भी अच्छी है, मज़ा आएगा। हम दोनों साथ में मेरे प्राइवेट रूम में बैठकर पूरी अडल्ट वीडियो ही देख लगें। तन्मय की बात सुन सानवी उसे घूरते हुए बोली, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो,
कल ही तुम अपनी उस सेक्रेटरी को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करोगे। अगर उसने और तुमने कुछ खिचड़ी पकाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तन्मय सानवी को पहली बार झलाते हुए देख रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो बोला, पर क्या करूं, बीवी पास नहीं आने देती तो किसी और के पास। वो इतना ही बोला था कि सानवी अपने घुटनों पर खड़ी हुई और अपने होठों तन्मय के होठों पर रख उसे किस करने लगी। तन्मय अभी भी शोक में हो था। उसे जब एहसास हुआ कि सानवी उसे किस कर रही है तो वो इस पल में डूबने के लिए अपने आंखें बंद कर लिया। उसने सानवी की कमर को पकड़ लिया, वही तन्मय को किस करते हुए। सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलकर अपना टंग को तन्मय के मुंह में डालकर सक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकाम थी। वो मन में सोचते हुए बोली, तन्मय ने तो कितनी बार ये सा किया है, पर वो क्यों नहीं कर पा रही। यही सोचकर उसने और फौज से तन्मय के टंग को अपने माउथ से खींचने की कोशिश करने लगी, पर वो नहीं कर पा रही थी। वही तन्मय समझ गया था कि सानवी क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो और एंजॉय कर रहा था। पर सानवी को नाकाम होता देख तन्मय समझ गया था कि अब सानवी उससे अलग हो जाएगी, इसलिए उसने अब सानवी को कसके पकड़ा और इस बार अपनी जीभ को सानवी के मुंह में डालकर उसे सक करने लगा। सानवी अपने आप से बोली, भगवान, ये कला शायद लड़कों को ही दी है। काफी देर बाद दोनों अलग हुए तो सानवी हाफ रही थी। तन्मय ने सानवी को टेबल से उठाकर पानी दिया, पर सानवी ने मना कर दिया। तन्मय ने एसी का टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पर सानवी को फिर से वही बात याद आ गई, इसलिए वो फिर गुस्सा हो गई। तन्मय उसके बिगड़ते हुए चेहरे को देख बोला, सिर्फ चश्मा निकालने से तुम बदल नहीं गई। तुम अभी भी वही सानवी हो जिसे सिर्फ पढ़ना आता था। तुम अभी भी बेवकूफ़ हो और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मजाक कर रहा था और तुमने जो अभी मेरे अंदर आग भड़काई है, ना हो इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, पर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चलो सोते हैं। सानवी भी मुंह बनाकर लेट गई। तन्मय ने उसे अपना पास खींचा और सानवी की गर्दन में अपना मुंह छिपाकर सो गया। एपिसोड 105। मयूरी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी। कबीर शॉवर ले रहा था। कुछ देर में मयूरी कमरे में आ गई। उसी समय कबीर भी वॉशरूम से निकला। मयूरी उसे देख पीछे मुड़ गई, क्योंकि कबीर सिर्फ टॉवल में था। कबीर मुस्करा रहा था। मयूरी बोली, देखो, तुम इस कमरे में अकेले नहीं रहते, तो पूरे कपड़े पहनकर घुमा करो। मयूरी की बात सुन कबीर चलकर मयूरी के सामने आकर बोला, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो, और तुम मुझसे शर्मा क्यों रही हो? एक दिन तो हम दोनों को सब कुछ देखना ही है। मयूरी कबीर की बात सुन उसके ही अंदाज में बोली, हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं। अरे तुम खड़े क्यों हो? टॉवल भी निकालो। मयूरी की बात सुन कबीर हैरान था। वो मन में बोला, इसका दिमाग तो ठीक है, क्या हो गया है इसे? मयूरी कबीर को ख्यालों से लाते हुए बोली, अरे कबीर, तुमने सुना नहीं क्या? निकलो अपना टॉवल, अब जब सब कुछ देखना है तो तुमसे ही शुरुआत करते हैं। कबीर थूक गटकते हुए बोला, तुम सच में देखना चाहती हो? मयूरी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ, 1 मिनट रुको, हम ही निकाल देते हैं। ये बोल मयूरी ने कबीर की कमर से टॉवल की छोर को पकड़ा। कबीर ने मयूरी का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोला, पागल लड़की, क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़ी हो? तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें मेरी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, और तुम हो कि मेरी ही इज्जत उतार रही हो। कैसी पति हो तुम? कबीर अपनी बात सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब कैसी पत्नी हो तुम? मयूरी बोली, लो छोड़ दिया, दोबारा हमसे मजाक करने से पहले सोच लेना, समझे? इतना बोलकर वो बेड की ओर बढ़ गई सोने के लिए। कबीर भी जल्दी से जाकर अपने कपड़े पहन लिया। वो भी आकर मयूरी के पास लेट गया। कबीर ने आंखें बंद की हुई थी,
पर वो जाग रहा था। पर मयूरी कबीर को देख रही थी। उसने कबीर के गालों पर अपना हाथ रख उसे पुकारी, कबीर तुम सो गए क्या? कबीर वैसे ही बोला, नहीं, तुम कुछ बोलना चाहती हो? मयूरी कुछ सोचते हुए बोली, हमें भी हमारा बच्चा चाहिए। मयूरी की बात सुन कबीर ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मयूरी भी बैठ गई। उसे लगा कि कबीर नाराज हैं, पर कबीर उसे हक्का बक्का होकर देख रहा था। मयूरी बोली, तुम गुस्सा हो गए क्या? कबीर मयूरी का सर छूते हुए बोला, तुम्हें बुखार तो नहीं है? तो तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? और तुम अभी एक बच्चे को कैसे संभालोगी? मैं तुम्हें कितना खिलाता हूँ, अगर एक और आ जाएगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। कबीर मयूरी को बस छेड़ रहा था, पर मयूरी को वो बात दिल पर लग गई। वो धीरे से बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, आज से हम तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं लेंगे। मयूरी उठकर बालकनी में आ गई। कबीर ने बात को बिगड़ता देख वो जल्दी से बालकनी में गए तो मयूरी वहां पर खड़ी थी। वो चांद को देख रही थी। कबीर ने उसे पीछे से हककर उसके गालों पर किस किया और बोला, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा, पर मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं करने वाला। पहले सबसे मैं तुम्हें प्रोपोज करूँगा, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, और मुझे भी तो अपनी बेटी को लाने के लिए तैयारी करनी है। मयूरी कबीर की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हें कैसे पता कि लड़की होगी? कबीर बोला, बस मेरा दिल कह रहा है कि लड़की आएगी, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो खूब खाएगी। मयूरी कबीर को घूरते हुए बोली, एल तुम हमें ताना दे रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी के लक्षण तुम पर ही जाएंगे। कितनी क्यूट होगी, शकल तो मेरे जैसी होगी। बस बस, तुम तो चालू हो गए। चलो, अभी बहुत नींद आ रही है। दोनों सोने चले गए। अगली सुबह आरुष के कमरे में राधा अभी भी सो रही थी। वही आरुष ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी शर्ट की बटन बंद की। उसकी नज़र सोते हुए राधा पर गई। आरुष राधा की आवाज़ सुनना चाहता था। अगर उसने बेवजह राधा को उठाया तो वो भड़क जाएगी। उसने अपनी बाहें की तरफ देखा और टाई को देखा। उसके बाद वो राधा के पास जाकर बैठ गया। राधा के कानों के पास जाकर आरुष सीटी बजाने लगा, पर इससे राधा को कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा आरुष की तरफ मुड़ी और आरुष की गर्दन को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। आरुष का मुंह राधा के सीने पर बिल्कुल चिपका हुआ था। आरुष की आंखें बड़ी हो गई थी। सुबह सुबह कौन से नज़ारे के दर्शन हो रहे हैं, पर उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आरुष ने धीरे से राधा के हाथों को अपने गर्दन से हटाया और जल्दी से खड़ा होकर टेबल से पानी उठाकर पीने लगा। आरुष की नज़र राधा के सीने पर गई, जो सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। आरुष ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। वो जल्दी से वहां से अपनी टाई और ब्लेजर लेकर निकल गया। आहूजा विला में रुचि किसी बात को लेकर परेशान थी। वो मन में बोली, नहीं एलिना, तुम गलत कर रही हो। मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करने दूंगी। रची ने घर की सफाई कर दी थी। उसने खाना तैयार किया और टेबल पर लगाकर एंजल को लेकर आई। कुछ देर में शिवन भी वहां आ गया था। शिवन ने सबसे पहले रची के हाथों को देखा, जिस पर उसने अभी तक कोई दवाई नहीं लगाई थी। शिवन उस वक्त चुप था। एंजल ने खाना खाया और अपने स्कूल के लिए निकल गई। अब वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रची अपने एक हाथों से सभी प्लेट को इकट्ठा कर रही थी। शिवन उसे ताना मारते हुए बोला, कितना दिखावा करती हो तुम? ये सब करके मेरी सिम्थी लेना चाहती हो तो ये ट्रिक बेकार है। रची शिवन की बातें सुन रही थी। उसने चुप रहना सही समझा, क्योंकि शिवन से बात करके कुछ फायदा नहीं। शिवन फिर बोला, कैसा लग रहा है?
एक पिंजरे में कैद होकर तुम्हारे बाप के घर तो तुमने काफी ऊंची उड़ान भरी, पर अफसोस तुम्हें ससुराल में वो उड़ान ना मिल सकी। रची ने अपनी आंखें बंद की और सारे प्लेट लेकर चली गई। शिविन अपनी बातों को नजरअंदाज होता देख किचन की ओर गुस्से में बढ़ गया। रची उन बर्तनों को रख पीछे मुड़ी तो वो शिविन से टकरा गई। शिविन ने रची को कसके पकड़कर बोला, तुम मुझे समझती क्या हो? इस तरह चुप रहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। तुम एक गंदी खून की औलाद हो, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, और उन सब का हिसाब तुम चुकाओगी। अब रुचि के भी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने कहा, तो तुम करना क्या चाहते हो? मुझे कई लोगों के साथ सुलाना चाहते हो? अगर ऐसा है और तुम्हें ये सब करने से सुकून मिलता है तो तुम मुझे खुशी खुशी बेच सकते हो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलती की है, और उसके लिए अगर तुम मार भी डालोगे तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो ना? रुको, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। रची ने एक कांच का ग्लास तोड़ा और एक टुकड़ा उठाकर अपने जले हुए हाथों को खुरेद दिया। अब वो हाथ खून से सना हुआ था। शिविन ये देख हैरान था। वो रुचि के हाथों को पकड़ने गया, पर रुचि ने अपने हाथों को पीछे कर लिया और बोली, एक और चीज बची है। रची ने अपनी साड़ी खोल दी और बोली, ये भी तो तुम करना चाहते होगे, या तुम किसी और को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हो? मैं अपने पापा के काले करतूतों का हिसाब चुकता करने को तैयार हूँ, और हाँ, मैं किसी से नहीं डरती। तुम क्या करोगे मेरे साथ मुझे अच्छे से पता है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जिस दिन भगवान मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे उस दिन मैं खुद सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। तब तक तुम मुझे रोज एक मौत दे सकते हो। शिविन ने सब कुछ नजरअंदाज किया और बोला, तुम्हें खून निकल रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रची कुछ न बोलकर वहां से जाने लगी, पर शिवन ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और लाकर सोफे पर बैठा दिया। एपिसोड 106। शिविन ने रची को दवाई लगाई। शिविन को अब गुस्सा आ रहा था। वो रुचि को डांटते हुए बोला, पागल हो क्या? अभी कुछ हो जाता तो? रची खामोश थी। वो खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। शिविन को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ पर मुंबई के सबसे बड़े मॉल में राध्या, मयूरी, सानवी, मीत, आस्था सभी शॉपिंग के लिए आए हुए थे। सारे लड़के ऑफिस में थे। उन्हें नहीं पता था आज क्या होने वाला है। सारी लड़कियां शॉपिंग कर निकली तो सबने प्लान किया कि वो पानी पूरी खाएंगी। वो सभी जा ही रही थी कि आस्था को याद आया कि उसका पर्स तो मॉल में ही रह गया। वो बोली, तुम सब रोड क्रॉस करो, मैं पर्स लेकर आती हूँ। राध्या बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों चली गई। मीत, मयूरी, सानवी सभी रोड क्रॉस कर चुकी थी। यहाँ आस्था पर्स लेकर बाहर आ चुकी थी। वो रोड पार होने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। वो जैसे रोड के बीच पहुंची तो एक ट्रक बहुत तेज उसके पास बढ़ने लगा। आस्था काफी डर गई। मयूरी, सानवी, मीत और आसपास के सभी लोग ये देख रहे थे। सानवी, मीत, मयूरी तीनों आस्था को बचाने के लिए दौड़ी। वो सभी चिल्ला रही थी, सामने से हटो, पर आस्था को बस अपनी मौत दिख रही थी। तीनों आस्था से दूर थी, पर वो सभी आस्था के पास पहुंचकर उसे बचाना चाहती थी। आस्था इस पल अपनी आंखें बंद की, उसे विवेक, अरमान और अपने होने वालों बच्चों की झलक दिखी। अचानक आस्था को एक धक्का लगा। वो कुछ दूरी पर गिरी। उसने अपना पेट कसकर पकड़ा हुआ था। वो ठीक थी। उसने रोड पर देखा तो राध्या खून से लथपथ रोड पर गिरी हुई थी। कुछ देर पहले जब आस्था रोड क्रॉस कर रही थी, उसी समय राध्या भी बाहर आई। उसने जब आस्था को रोड पर खड़े देखा और दूसरी तरफ से एक ट्रक तेजी से आस्था के करीब आ रहा था, राध्या जल्दी से आस्था की ओर दौड़ पड़ी।
का ट्रक वहां से निकल गई थी। पूरी रोड पर जाम लग गया था। मयूरी, मीत, आस्था, सानवी राधा के पास पहुंचे तो वो बिल्कुल होश में नहीं थी। जल्दी से एम्बुलेंस आई, वो सभी हॉस्पिटल की ओर निकल गए। यहाँ ऑफिस से 5 लड़के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन सभी को बस हॉस्पिटल आने को कहा गया। किसी को नहीं पता था कि हुए क्या है। जब सभी हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने रिसेप्शन पर पूछकर वार्ड की ओर चले गए। मयूरी ने जब सबको आते देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। वही विवेक जल्दी से आस्था के पास पहुंचा। मीत जो कोने में खड़ी थी, जब राज की नज़र उस पर गई तो वो भागकर उसके पास गया। सानवी काफी डर गई थी। तन्मय उसे शांत करा रहा था। आरुष ने आसपास देखा तो उसे राधा कहीं नहीं दिखी। आरुष सबकी ओर देख बोला, राधा कहाँ है? आरुष की बात सुन सब लड़कियां आरुष को देखने लगी। आस्था आगे आकर आरुष को सब बता दी और रोते हुए बोली, सॉरी आरुष, सब मेरी वजह से हुआ है। आरुष के आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। वो वही चेयर पर बैठ गया। आस्था ने जब आरुष के ये से देखा तो वो जल्दी से आरुष के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आरुष, मेरी वजह से राधा यहाँ है। अगर वो बीच में नहीं आती तो उसकी जगह मैं होती। आरुष बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर किया। तुम खुद को दोष मत दो। इसके पीछे जो कोई भी है वो मुझसे नहीं बचेगा। सब लोग वहां पर खड़े थे। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। आरुष और बाकी सब डॉक्टर के पास पहुंचकर राधा के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर बोला, देखिए, सब एक एक करके पूछिए। आरुष बोला, कैसे है मेरी वाइफ? डॉक्टर बोले, देखिए, उनका खून काफी बह गया था, पर हमारे पास खून था इसलिए उन्हें चढ़ा दिया गया, पर वो अभी कोमा में है और कब उन्हें होश आएगा हम नहीं कह सकते। ये बोल डॉक्टर वहां से चले गए। सब लोग रात को 12 बजे तक हॉस्पिटल में ही थे, पर आरुष ने उन सबको जाने को कहा, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन आरुष ने उन सबको समझाकर घर भेज दिया। आरुष वार्ड में आया। उसने राधा के बेजान शरीर को देखा। आरुष जाकर राधा के पास बैठ गया। कितनी मुरझाई सी लग रही थी राधा। आरुष ने राधा का हाथ पकड़कर बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें मुझसे लड़ाई कर अपनी बात नहीं मनवानी है क्या? आरुष राधा के चेहरे को देखते हुए वही उसके सिहराने सो गया। अगले 10 दिन बीत गए पर राधा को अब तक होश नहीं आया था। पर किसी ने हार नहीं मानी थी। आरुष ने राधा को अच्छे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था। सब लोग दिन में राधा के पास रुककर बातें करते कि उनकी आवाज राधा के पास पहुंचती। पर राधा को सिर पर लगने की वजह से वो कोमा में थी। पर उसे रोज रात में किसी लड़का की आवाज आती, जैसे वो उसका वेट कर रहा है। 11वें दिन सुबह सब लोग राधा के वार्ड में बैठे थे। आरुष राधा का हाथ पकड़ बैठा था। उसने महसूस किया कि राधा अब होश में आने वाली है। आरुष ने खुश होकर सबको बोला। राधा ने अपने हाथों को मूव किया। आरुष की बात सुन सब राधा को देखने लगे। विवेक डॉक्टर को बुलाने चला गया। यहाँ राधा के हाथों में हलचल देख सब खुश थे। डॉक्टर ने आकर राधा को चेक किया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर में राधा होश में आई। आरुष ने राधा का हाथ कसके पकड़ रहा था। जैसे उसने उसका हाथ छोड़ा तो वो उसे फिर छोड़कर चली जाएगी। राधा ने अपनी आंखें खोली तो उसके आगे एक धुंधला चेहरा दिखा। कुछ देर में उसने आरुष का चेहरा देखा और बोली, तुम कौन हो? उसका सवाल सुन एक बार को आरुष को धक्का लगा। राधा ने अपने आसपास इतने लोगों को देखा तो बोली, तुम सब कौन हो? डॉक्टर राधा का बेड ऊंचा किया। अब राधा सबको देख रही थी, पर वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। उसने उतने लोगों में से मयूरी को देखा और बोली, मायूं। सब शौक में थे। सब डॉक्टर को देख रहे थे।
डॉक्टर ने उन सबको शांत होने का इशारा किया। मयूरी राध्या के पास गई। राध्या ने अपना हाथ आरुष के हाथों से अलग किया। उसने जल्दी से मयूरी का हाथ पकड़कर बोली, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब कौन है? राध्या ने मयूरी को ध्यान से देखा तो मयूरी के माथे पर सिंदूर और मंगलसूत्र देख बोली, तुमने शादी कर ली? और किससे की? मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बोले? मयूरी राध्या को समझाते हुए बोली, तुम आराम करो, हम घर पहुंचकर सब बताएंगे। राध्या ने जब अपना हाथ आरुष के हाथों से अलग किया तो उसे काफी दुख हुआ। डॉक्टर बोले, आप मेरे केबिन में आइए। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सब वहां से केबिन की ओर निकल गए। सभी वहां बैठे तब डॉक्टर बोले, देखिए सिर पर चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। अगर उन्हें सब अभी याद दिलाया गया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होंगी तब तक उनका दिमाग सही से कुछ याद नहीं आएगा। एक बार वो पूरी तरह ठीक हो जाए तब उन्हें धीरे धीरे याद दिलाएगा। सबने डॉक्टर की बात मानी। रात तक सभी राध्या को लेकर घर आ गए थे। इस बीच राध्या बस मयूरी को ही पहचानती थी, इसलिए वो बस मयूरी से ही बात करे। मयूरी ने राध्या को सोफे पर बैठा दिया। सब वही थे। मयूरी सबसे राध्या को मिलवाते हुए बोली, राधे, ये कबीर है हमारे पति। और उसने बाकी सबको मिलवाया, पर वो आरुष को कैसे मिलवाए? मयूरी के कुछ ना बोलने पर राध्या आरुष को देखते हुए बोली, और ये कौन है? तुमने इनसे तो नहीं मिलवाया? मयूरी अपना सिर नीचे कर बोली, ये कबीर के भाई है। राध्या ने आरुष को नमस्ते किया और मयूरी से बोली, अगर ये तुम्हारा ससुराल है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो घर पर होना चाहिए। मयूरी बहाने बनाते हुए बोली, वो क्या है ना, बाबूजी काफी डर गए थे कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने हमारा ध्यान रखने के लिए काका से बात कर कुछ दिन तुम्हें यहाँ रुकने को कहा। पर यहाँ पर आकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तुम्हें थोड़ा कम याद है। आरुष एकटक राध्या को देख रहा था। राध्या ने आरुष को देखा और बोली, आपकी वाइफ नहीं है? यहाँ पर सबकी शादी हो चुकी है, पर आपकी नहीं हुई क्या? आरुष मयूरी की ओर देखने लगा। मयूरी हकलाते हुए बोली, राधे नहीं, उन्होंने कोई शादी नहीं की। आरुष तो बस अपना मुंह बनाकर बैठा था। बाकी लड़के आरुष की हालत पर मंद मंद मुस्करा रहे थे। वही लड़कियां तरस खा रही थी। एपिसोड 107। राध्या अपनी याददाश्त खोने की वजह से मयूरी के अलावा किसी को नहीं पहचान पा रही थी। सब लोग राध्या को देख रहे थे। राध्या को बहुत अजीब लग रहा था। वो मयूरी को देखते हुए बोली, मयूरी, हम घर कब जाएंगे? हमें घर की याद आ रही है। उसकी बात सुन सब मयूरी को देख रहे थे। आरुष तो चाह रहा था मयूरी कुछ भी करके राध्या को रोक ले। मयूरी सोचते हुए बोली, वो क्या है ना राध्या, अभी कुछ ही दिन हुए हमारी शादी को, तो यहाँ हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और तुम तो जानती हो हमें ठीक से कुछ भी नहीं आता, तो क्या कुछ महीनों के लिए तुम यहाँ रुक नहीं सकती? तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती? राध्या को मयूरी को उदास होते देख बोली, नहीं, हम रुक रहे हैं, तुम उदास ना हो। सबने चैन की सांस ली। आरुष बोला, मयूरी, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। सब लोग राध्या को लेकर आरुष के बगल वाले कमरे में चले गए। अब बस वहां पर विवेक, राज, तन्मय, कबीर, आरुष थे। राज ने कहा, भाई फिर से शुरू कर, जब तक राध्या को कुछ याद नहीं आ जाता। कबीर बोला, पर ध्यान रखना कि उसके दिमाग पर असर ना जाए। वो सभी बात कर ही रहे थे जब सारी लड़कियां नीचे आई। मयूरी आरुष के पास आकर बोली, सॉरी आरुष, हमें झूठ बोलना पड़ा। आरुष मयूरी को शांत करते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा प्यार ही मुझे भूल गया। अब उसे कैसे सब याद दिलाऊं? बस ये सोचना चाहता हूँ। ये बोल आरुष वहां से चला गया।
वो जब अपने कमरे में आया तो वहां से उसकी ओर राधा की सारी फोटो हट चुकी थी। ये आरुष ने ही राधा को घर लाने से पहले करवाया था। आरुष ने अपना ब्लेजर निकालकर बेड पर फेंक दिया और बेड पर बैठ गया। उसकी राधा की अब तक की यादें उसके दिमाग और दिल में चलने लगी। जिस कमरे में वो हमेशा राधा को महसूस करना चाहता था, आज वो कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। हर जगह बस सन्नाटा छाया हुआ था। आरुष ने एक लंबी सांस ली और बेड पर लेट गया, पर नीर उसकी आंखों से काफी दूर था। कई घंटों तक उसे नींद नहीं आई। ये से ही सुबह हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो फिर से एक नई शुरुआत करेगा। आरुष सुबह जल्दी उठ गया था। वो सीधा राधा के कमरे में गया, जो अभी भी चैन से सो रही थी। आरुष ने राधा के सर पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग लव। अब फिर से मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मुझे पता है मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। आरुष नीचे आया। धीरे धीरे सभी लोग नीचे आए। आरुष ने सभी को आज बाहर जाने को कह दिया था। राधा के उठने से पहले सभी लोग आज घूमने चले गए थे। जब राधा उठी तो उसे अपने सिर पर तेज दर्द हुआ। उसने सबसे पहले अपनी खाली पेट वाली दवाई खाई। जब वो नीचे आई तो आरुष सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप चला रहा था। राधा उसके पीछे थी, इसलिए वो उसे नहीं दिखी, पर उसके कमर बंद की आवाज से आरुष समझ गया कि ये राधा ही है। पर वो वैसे ही अपना काम कर रहा था। राधा ने इधर उधर देखा तो सिवाय आरुष के उसे कोई नहीं दिखा। वो आरुष के सामने गई तो आरुष अभी भी उसे नजरअंदाज करते हुए अपना काम कर रहा था। राधा आरुष का नाम नहीं याद था, हालांकि कि कल ही मयूरी ने उसे आरुष का नाम बताया था। वो उसे कैसे बुलाए यही सोच रही थी। बहुत देर सोचने के बाद वो बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। आरुष ने जब राधा के मुंह से जीजू सुना तो वो आसपास देखने लगा। उसने राधा को देख अपनी उंगली अपने ऊपर पॉइंट कर इशारे में बोला कि क्या उसने उसे ही जीजू बुलाया। तो राधा ने हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। आरुष ने अपना गला खाखरा और बोला, मेरा नाम आरुष है और मैं किसी का जीजू नहीं हूँ। राधा अपनी अच्छी आवाज में बोली, पर कल ही तो मयूरी ने आपको कबीर जीजू का भाई बताया था, उस हिसाब से आप मेरे जीजू ही हुए। आरुष को अपना सिर फोड़ने का मन हो रहा था। वो बोला, देखो तुम्हारा जीजू कबीर है, मैं नहीं, और तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी। राधा मन में बोली कि इतना अकड़ू और बदतमीज हैं। उसने आरुष को हाँ कहा, फिर बोली, किचन कहाँ है, हमें भूख लगी है। आरुष ने कहा, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आरुष वहां से चला गया। अब राधा सोफे पर बैठी और पूरे घर को देखने लगी। उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा घर नहीं देखा था। वो अपने आप से बातें करते हुए बोली, मयूरी की शादी को काफी अमीर घर में हुई, पर हमें कुछ याद क्यों नहीं है। उसने आरुष को आते देखा तो चुप हो गई। आरुष राधा के सामने कॉफी और सैलेड रख दिया और बोला, इसे खा लो। राधा ने जब अपने सामने इस तरह का नाश्ता देखा तो बोली, हम कॉफी नहीं पीते, हमें चाय पीनी है, और ये सैलेड इसे तो बीमार लोग खाते हैं। आरुष को पता था कि राधा चाय पीती है, पर उसे चाय बनाने नहीं आती थी, इसलिए उसने ब्लैक कॉफी बनाई। आरुष थोड़ा सख्त होते हुए बोला, देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए। राधा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ये इंसान होता कौन है, हमें लेक्चर देने वाला, और थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकता क्या। राधा खुद को शांत करते हुए बोली, पर जो चीज़ हमें नहीं पसंद वो हम नहीं खाएंगे। आप हमें किचन बता दें, हम खुद अपने लिए बना लेंगे। आरुष बोला, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ किचन में चलो। राधा भी आरुष के पीछे किचन में आ गई। आरुष अपना मुंह बनाते हुए बोला, मुझे बताओ कि कैसे बनाते हैं।
चाय। राध्या ने आरुष को देखते हुए बोली, पागल कहीं का, इसे चाय बनानी भी नहीं आती। जो लड़की इससे शादी करेगी उसे भूखा सोना पड़ेगा। आरुष उसे ये से खोया देख बोला, तुम बताओगी कि कैसे बनता है चाय? राध्या अपने होश में आते हुए बोली, हाँ पहले दूध लीजिए। आरुष ने फ्रिज से दूध निकाला। राध्या ने एक एक कर सब कुछ आरुष को बता दिया। आरुष ने सब सही से किया। अब चाय पक रही थी। राध्या बोली, आपको पराठे बनाने आते हैं क्या? आरुष बोला, नहीं, क्यों? वो बोली, आप मेरे लिए पराठे भी बना दीजिए। हमें सैलेड नहीं खाना, हम आपको बनाना सिखा देते हैं। आरुष ने आटा निकाला और उसमें राध्या के बताए अनुसार पानी डाला। आटा तो तैयार हो गया। अब बारी थी पराठे बनाने की। आरुष ने पराठे बेलते हुए अपना हाथ इतना मजबूत किया कि पराठे फटकर अलग हो गए। आरुष पराठे को घूर रहा था, पर वही राध्या अपनी हंसी रोक रही थी। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। आरुष ने जब राध्या को देखा तो राध्या चुप हो गई। आरुष झलाए हुए पराठे को मोड़कर फिर रख दिया। वो राध्या की ओर मुड़ा। आरुष के ये से घूरने से राध्या थोड़ा पीछे हो गई। उसे डर लग रहा था। आरुष भी राध्या के पास आने लगा। राध्या ने पीछे देखा तो वहाँ किचन का रैक था। अब वो आगे भी नहीं जा पा रही थी। आरुष बिल्कुल राध्या के पास पहुँच गया। राध्या ने अपना सिर नीचे करके धीरे से कहा, हमें जाने दीजिए, नहीं तो हम बाबूजी से बोल देंगे कि आप हमारे साथ। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कहोगी? आरुष दिलकश आवाज में बोला, तुमने मुझे जीजू कहा था, उस हिसाब से तुम मेरी कुछ हुई तो तुम क्या कहोगी? राध्या खामोश खड़ी थी। आरुष राध्या से दूर होकर बोला, मैं ये बाद में कंटिन्यू करूँगा, अभी तुम्हारी चाय तैयार है, तब तक मैं इन पराठों को बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आरुष वहाँ से दूसरी ओर हुआ, राध्या वहाँ से दुमदुमा कर भाग गई। आरुष मुस्कुरा दिया। वो जैसे तैसे पराठे बनाकर लाया। राध्या ने जब आरुष को देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। आरुष ने पराठा राध्या के पास रख दिया। राध्या ने पराठों को देखा जो पता नहीं किस तरह के दिख रहे थे। वो बोली, हमें अब पराठे नहीं खाने, तो हम बस चाय पिएंगे। राध्या जल्दी से चाय पीकर अपने कमरे में चली गई। आरुष उसे बार बार खुद से दूर भागते देख थोड़ा उदास था, पर वो अपने आप से बोला, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में कितने गम है, मेरे तो फिर भी कम है। एपिसोड 108। सभी लोग घर पर आ गए थे। आरुष अपने कमरे में था। उसने राध्या को कई बार देखा पर राध्या सो रही थी। मयूरी, आस्था, सान्वी, मीत सभी राध्या के कमरे में गए तो राध्या सो रही थी। चारों ने राध्या को उठाया तो राध्या कसमसाते हुए बोली, तुम सभी आ गए। वो हमने दवाई खाई इसलिए हमें नींद आ गई। राध्या उठकर बैठी और मयूरी को घूरते हुए बोली, हमने तुम जैसा दोस्त कभी नहीं देखा। खुद घूमने चली गई और हमें उस नकचरे इंसान के साथ छोड़ गई। तुम जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। मयूरी माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, वो कबीर ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। और आरुष तो कितना अच्छा है। अच्छा है, राध्या ने तंज कसते हुए कहा। वो एक नंबर का अड़ियल बदतमीज बेदिल इंसान है। तुम्हें पता है, उसे चाय बनानी नहीं आती। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जो इससे शादी करेगी। चारों राध्या की बात सुन मंद मंद मुस्का रही थी। वही आरुष वहीं से गुजर रहा था। उसने राध्या की सारी बातें सुन ली थी। वो मन में बोला, तुम नहीं मानने वाली जब तक मैं अपने पर न आऊं। आरुष वहां से नीचे आ गया। नीचे गार्डन में चारों लड़के बैठे हुए थे। आरुष उन सबके पास आया और बोला, कैसा रहा आज का दिन? राज उसकी बात सुन बोला, तू हमारी छोड़ और ये बता कहानी कहाँ तक पहुंची। आरुष मन मारकर बोला, बस कोशिश जारी है। और हाँ, जिसने राध्या का एक्सीडेंट करवाया है वो कोई और नहीं एलिना है।
जिसने ये सब आस्था के लिए प्लान करवाया था, पर राध्या की वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया। एलिना अभी मेरे कब्जे में है। विवेक का गुस्से में सर फटे जा रहा था। वो बोला कहाँ पर है? वो इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। विवेक सोच भी नहीं सकता था अगर आस्था को कुछ हो जाता। आरुष बोला अभी सही समय नहीं है। इन सब के पीछे कौन है? वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। कबीर ने लड़कियों को आते देखा तो सबको चुप रहने को कहा। पांचों लड़कियां उन सब के पास आई। आरुष राध्या को देख रहा था, वो भी बिल्कुल फल्ट अंदाज में। राध्या आरुष को देखकर ही चीड़ रही थी। आरुष ने राध्या को आंख मारी तो राध्या का मुंह खुला रह गया। उसने नॉर्मल होकर अपने मन में बोली देखो तो कितना पागल लड़का है, किस तरह हम पर डोरे डाल रहा है, और पता नहीं क्यों ये सबको अच्छा लगता है। आरुष बोला मयूरी मुझे लगता है तुम सभी को खाने में कुछ बनाना चाहिए और तुम लोग जाओ ऑफिस का काम करो। सब समझ गए। आरुष का ध्यान तो राध्या पर था, पर वो सभी को ऑर्डर दे रहा था। सब वहां से निकल गए। राध्या सबको रोकना चाहती थी, पर सब इतनी जल्दी में भाग गया कि वो बस अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर आरुष को देख रही थी। आरुष उसे इस तरह देख काफी हंसी आ रही थी। राध्या जैसे जाने के लिए खड़ी हुई तभी आरुष बिल्कुल राध्या के पास जाकर खड़ा हुआ। राध्या अपना थूक गटकते हुए बोली देखिए हमें जाने दीजिए। आरुष थोड़ा नीचे झुका और राध्या की आंखों में देखते हुए बोला क्या कहा था तुमने? मैं बेवकूफ सड़ियल बदतमीज हूँ। राध्या आरुष की बात सुन चौंक कर बोली आप हमारी बात सुन रहे थे? आरुष ने राध्या की कमर पर हाथ रखा और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया और उसके कानों में किसकर एक दिलकाश आवाज में बोला तुम मेरे बारे क्या सोचती हो? मुझे सब पता रहता है, समझी? राध्या अभी सहमी सी खड़ी थी। आरुष का छूना उसे कुछ बुरा नहीं लगा, पर वो सोच रही थी उसका आरुष से ये सा कोई रिश्ता नहीं है कि आरुष उसे इस तरह पकड़े। वो सोच ही रही थी कि आरुष ने उसके गालों पर किस किया और वहां से चला गया। राध्या अभी भी उसे जाता हुआ देख रही थी। उसे गुस्सा आना चाहिए पर उसे गुस्सा नहीं आया। शिविन के घर पर रुचि सभी कामों को अच्छे से करती, पर उसने शिविन से दूरी बना ली थी। हर वो चीज करती जो एक वाइफ करती। शिविन अगर रुचि से कुछ बात करता भी तो रुचि उस बात को सुनकर वहां से चली जाती। आज रात को भी यही हुआ। रुचि ने एंजल को खाना खिला दिया और शिविन को भी खाना देकर सभी बर्तन साफ कर वो अपने कोठरी में जा रही थी। जब वहां ताला लगा हुआ था, रचि सोच ही रही थी। जब शिविन वहां आकर बोला चुपचाप मेरे कमरे में चलो वहां सो जाना, शिविन वहां से जाने लगा जब पीछे से रुचि की आवाज आई मैं तुम्हारे तो क्या किसी भी ये से कमरे में नहीं सोऊंगी जहां मुझे चैन की नींद आए। उसकी बात सुन शिविन घूमकर उसे देखने लगा। शिविन रचि के पास आकर बोला तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? तो ऐसा बिल्कुल ही है। उसने रुचि को अपनी गोद में उठा लिया। रचि बोली छोड़ो मुझे, मैं नहीं सोऊंगी तुम्हारे कमरे में। वो कब से छटपटा रही थी, पर शिविन उसे लाकर बेड पर पटक दिया और बोला अब जिद बंद करो, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा, समझी? रचि कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहां सही से लेट गई। शिविन भी रुचि के साथ वहां लेट गया। रचि दूसरी ओर मुंह कर लेटी थी। शिविन ने रचि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया और अपने हाथों को रुचि की बेक सहला रहा था। रचि ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपनी मुठिया को कसकर तकिए को पकड़ लिया। शिविन ने अपना चेहरा रुचि की गर्दन पर रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो सो गया, पर रुचि अभी भी जाग रही थी, लेकिन वक्त बीतते हुए वो भी सो गई। एपिसोड 109। अगली सुबह जब राध्या सो रही थी, उसे बिल्कुल एहसास नहीं था
कोई उसके पास बैठा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि आरुष था, जो सुबह 5 बजे से राधा के पास बैठा हुआ था। जब खिड़की से सूरज की रोशनी राधा पर गई तब जाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी, उसे अपने सामने वो इंसान दिखा जिसे वो नहीं देखना चाहती थी। उसने जब आरुष को देखा तो जल्दी से उठकर अपने कंबल के अंदर देखने लगी। आरुष समझ गया कि राधा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो आकर बेड पर राधा के सामने बैठकर एटीट्यूड में बोला, तुम क्या अनाप शनाप मेरे बारे में सोच रही हो? राधा खुद के ऊपर कंबल डालते हुए बोली, देखिए, इस तरह बिना पूछे किसी भी लड़की के कमरे में नहीं जाते। आपको पास कोई संस्कार नहीं है क्या? आरुष ने एक लंबी सांस ली और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, तुम फिर संस्कार और मैनर्स पर आ गई। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ पर रहने वाला हर शख्स मेरा है और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्योंकि अभी तुम मेरे घर में हो। राधा अपना मुंह फुलाते हुए बोली, पर हम आपके नहीं हैं और हमें लगता है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह किसी लड़की को बार बार परेशान करना आपको शोभा नहीं देता। तो ठीक है, मैं शादी करूँगा, पर तुमसे क्या तुम तैयार हो? तो बोलो। राधा मन में बोली, मर जाऊंगी पर इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। पूरा पागल है, सनकी भी है। मुझे मन में गालियां देना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। राधा ना समझी में बोली, पर हम कहाँ जाएंगे और हम क्यों जाए आपके साथ? हम कोई आपके गुलाम नहीं है। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम अपने पापा से बात करो। आरुष ने फोन लगाकर राधा के सामने स्पीकर पर कर दिया। सामने से राधा की माँ की आवाज आई, राधा, तुम्हें वहाँ सबकी बात माननी चाहिए। आरुष बेटा जैसा कह रहे हैं वैसा करो, उनसे झगड़ना मत। राधा कुछ बोलती उससे फोन लेकर आरुष बोला, थैंक यू, अब मैं फोन रखता हूँ। फोन कटकर आरुष बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने कपड़े पैक कर लेना। आरुष वहां से खड़ा हुआ और नीचे आ गया। सब आरुष को देख बोले, क्या राधा तैयार हुई जाने के लिए? आरुष ने अपना थम्स अप दिखा दिया। सब खुश हो गए। कुछ देर में राधा अपने सामान के साथ नीचे आई। उसका मूड बहुत खराब था। थोड़ा बहुत खाकर दोनों वहां से निकल गए। राधा को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। गुस्से में होने के कारण उसने आरुष से पूछा भी नहीं। वो बस खिड़की से देखते हुए आरुष को नजरअंदाज कर रही थी। आरुष समझ रहा था, पर वो शांत बैठा हुआ था। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। अब तो राधा को भी डर लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ हुआ। दोनों जाकर फ्लाइट के बिजनेस क्लास डब्बे में बैठ गए। राधा ने दवाई खाई थी, इसलिए उसे नींद आ गई। रात को 10 बजे वो दोनों स्विट्जरलैंड पहुंचे। आरुष ने राधा को जगाया। दोनों जब बाहर आए, राधा को ठंड का एहसास हुआ। उसने आरुष से पूछा, हम दोनों कहाँ है? आरुष बोला, स्विट्जरलैंड में है। राधा चौंकते हुए बोली, आप मजाक कर रहे हैं हमसे? आरुष बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। चाहो तो तुम किसी से बात करके पूछ सकती हो। राधा चुप हो गई। आरुष और राधा को लेने वहाँ एक कार आई थी। दोनों उसमें बैठ गए। वहाँ के सबसे बड़े होटल स्विस एल्प्स होटल, जो 5 स्टार होटल था, वो हरियाली के बीच बना हुआ था। दोनों बाहर निकले। राधा ने जब होटल देखा तो वो हैरान थी। बाहर से इतना सुंदर होटल तो अंदर से कैसा होगा? वो जो सुबह से गुस्सा होकर बैठी थी, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो होटल को देखते हुए बोली, ये कितना अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। आरुष ने जब राधा को बात करते देखा तो वो खुश हो गया, पर उसने अपनी नॉर्मल आवाज में कहा, हाँ, अब अंदर चलो।
दोनों अंदर गए। राध्या तो बस होटल को देखने में बिजी थी। वहां पर आरुष और राध्या के नाम से पहले ही होटल बुक था। आरुष ने चाबियां ली और 8 फ्लोर के लिए लिफ्ट लिया। दोनों का कमरा आमने सामने था। आरुष ने राध्या को चाबी दी और बोला, जब कहीं जाने का मन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना और दरवाजा खुला मत रखना। फ्रेश होकर आओ, फिर डिनर के लिए चलते हैं। राध्या हाँ बोल चली गई। आरुष भी फ्रेश होने चला गया। दोनों 1 घंटे बाद डिनर के लिए। आरुष ने राध्या को मेन्यू दिया और बोला, जो चाहिए ऑर्डर कर दो। राध्या ने मेन्यू पढ़ना चालू किया। उसने किसी भी डिश का नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। उनसे भी बड़ा था उन खानों का प्राइस, जिसे देख राध्या का पेट भर गया। उसने एक झूठी हंसी देते हुए आरुष को मेन्यू देते हुए बोली, जो मंगना है मंगा लीजिए। इसमें क्या लिखा है कुछ नहीं पता, और ये खाने का दाम है या ज्वेलरी का, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना महंगा खाना होता भी है, हमें आज पता चला। आरुष ने राध्या की बात सुनी और बोला, तुम्हें बता दूं, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश है, इसलिए तुम्हें यहाँ हर चीज महंगी ही मिलेगी। आरुष अपनी कॉलर उचकाते हुए बोला, पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अमीर इंसानों में मेरा भी नाम शामिल है, तो तुम कुछ भी ले सकती हो। राध्या अपने मन में बोली, देखो तो कैसे खुद की बड़ाई कर रहा है। इसके पैसों से हमें क्या करना है? इतना ही खर्चों का शौक है तो जाकर कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते। आरुष ने अपने और राध्या के लिए खाना ऑर्डर किया। दोनों ने खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। इंडिया में सानवी जब कमरे में गई तब वो कमरा देख शौक में थी। पूरा कमरा लाल गुलाब से सज हुआ था। वो अभी खड़ी ही थी कि तन्वी ने सानवी को पीछे से हग कर लिया। एक पल को तो सानवी डर गई, पर तन्वी की खुशबू से उसे पता चल गया कि ये तन्वी है। सानवी तन्वी का हाथ अपने कमर से हटाकर उसकी तरफ घूमकर बोली, ये सब क्या है? तन्वी ने अपना एक हाथ सानवी के गले में रख और दूसरा हाथ उसके कमर में डालकर एक सिडेक्टिव अंदाज में बोला, अपने बीच की दूरियां खत्म करने का वक्त आ गया है, जो तुमने कॉलेज में भी नहीं होने दिया। सानवी कुछ बोलती, पर तन्वी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख उस चुप करा दिया। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और अपने होठों को सानवी के होठों से जोड़ दिया। वो सानवी को पेशनेटली किस करने लगा। एक पल में ही तन्वी ने सानवी के कंधों से उसका दुपट्टा हटा दिया और पीछे से सानवी के ड्रेस की चेन भी खोलकर सानवी की ड्रेस नीचे खिसका दी। तन्वी और सानवी दोनों मदहोश हो गए थे। तन्वी सानवी से अलग हुआ और उसे गोद में उठा लिया। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तन्वी सानवी को बेड पर लिटाकर अपनी टी शर्ट उतार दिया। तन्वी ने लाइट बंद की। अब वो धीरे धीरे सानवी के कपड़े सानवी से अलग करने लगा। सानवी का दिल इतनी तेज चल रहा था कि उसे लग रहा था उसका दिल बाहर आ जाएगा। तन्वी की हर छुबन उसके अंदर हलचल मचा रहे थे। तन्वी ने सानवी के कपड़े निकाल दिए। सानवी ने रेड कलर की ब्रा पहनी थी, जो उस डिम लाइट में उसके जिस्म पर 4 चांद लगा रही थी। तन्वी सानवी के पूरे शरीर को किस करने लगा। पूरे कमरे का तापमान काफी गर्म हो गया था। अब सानवी के ऊपर एक कपड़े का कतरा भी नहीं था। उसने अपने सीने को हाथों से छिपाया था, लेकिन आज कोई भी शर्म की दीवार दोनों के बीच नहीं आ सकती थी। तन्वी सानवी की नाभि पर किस कर रहा था। वो ऊपर होकर सानवी के चेहरे के पास आया और सानवी की आंखों पर देखते हुए उसने सानवी के हाथों को पकड़कर बिस्तर पर लगा दिया। सानवी ने अपनी आंखें बंद की जब उसे दर्द का एहसास हुआ। उसके आंखों से आंसू निकल गए। तन्वी प्यार से बोला, अपनी आंखें खोलो, पर सानवी ने ना में सर हिला दिया। तन्वी बोला, एक बार मेरी खातिर आंखें खोलो। सानवी ने अपनी आंखें खोली। उसके आंखों में आंसू थे जिसे उसने रोक रखा था।
तन्मय बोला बहुत दर्द हो रहा है क्या? सानवी ने हाँ मैं सिर हिला दिया। तन्मय बोला अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? हमें रुक जाना चाहिए। इस बार सानवी ने अपना मुंह खोला और बोली, इससे कोई फायदा नहीं है, कभी ना कभी तो ये होगा ही। तन्मय बोला मगर तुम्हें दर्द होगा। सानवी मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि थोड़े से दर्द से डर जाए। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा चाहती हूँ। ये दुनिया का नियम है। मैं मरते दम तक तुम्हें टूट कर चाहूंगी। तन्मय ने सानवी के होठों को किस किया और एक बार फिर सानवी को दर्द हुआ, लेकिन आज दोनों एक हो गए थे। अब वो तन मन धन से एक है। एपिसोड 110। वक्त सुबह का। सानवी और तन्मय एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सूरज की रोशनी से तन्मय की आंख खुली। उसने देखा कि सानवी उसके सीने से लिपटी सो रही है। तन्मय ने अपना हाथ सानवी के चेहरे पर रख उसे सहला रहा था। तन्मय के छूने से सानवी की आंख भी खुलने लगी। तन्मय ने जब सानवी को उठता देखा तो उसने सानवी के गालों पर किसकर बोला गुड मॉर्निंग लव। सानवी ने अपने चेहरे पर मुस्कान देकर बोली गुड मॉर्निंग। तन्मय उठा और अपनी ट्रैक पहनकर बोला मैं फ्रेश हो जाता हूँ। सानवी हाँ बोली। तन्मय जैसे बाथरूम जाने के लिए मुड़ा। उसके कानों में सानवी की चीख सुनाई पड़ी। सानवी जो उठने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे अपने नीचे काफी दर्द महसूस हुआ। इस वजह से वो वापस बेड पर बैठ गई। तन्मय सानवी की आवाज सुन तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तन्मय की नजर बेड पर गई, जहां खून लगा हुआ था। तन्मय ने पहले सानवी को देखा और उसे अपनी गोद में लेकर बाथरूम गया। उसे बाथरूम में खड़ा कर बोला तुम ब्रश करो, मैं अभी आता हूँ। तन्मय बाहर आकर बेड की चादर लेकर बाथरूम आ गया। सानवी उसे देख उससे चादर लेते हुए बोली, ये रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। पर तन्मय उससे चादर छुड़ा कर बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ। तन्मय ने चादर वॉशिंग मशीन में डाल दी और सानवी जो बरस कर रही थी, उसे शीशे में देखते हुए बोला, तुमने बरस कर लिया तो चलो साथ में बाथ लेते हैं। सानवी उसे मना करते हुए बोली, नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं लेना तुम्हारे साथ बाथ। तन्मय शरारत करते हुए बोला, क्या तुम अभी भी शर्मा रही हैं? सानवी अपना मुंह साफ कर बोली, नहीं मैं क्यों शर्माऊंगी। तन्मय उसे गोद में उठा लिया और लाकर वॉश बेसिन के पास खड़ा कर शॉवर चालू कर दिया। इतनी देर में सानवी तो कुछ कर ही नहीं पाई। दोनों ने शॉवर लिया। तन्मय सानवी को बोला तुम कपड़े पहनने को बोल, बाहर आ गया। होटल में राध्या सो रही थी, पर बार बार डोर बेल की आवाज से राध्या की नींद खुल गई। वो अपने आंख मसलते हुए जाकर दरवाजा खोली। सामने आरुष खड़ा था। आरुष ने जब राध्या को देखा तो वो उसे इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। आरुष के हाथ में कपड़े थे। वो अंदर आते हुए बोला, अब तुम उठ गई हो तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम स्नो के पहाड़ों पर जा रहे हैं। राध्या बोली, पर हमारे पास कपड़े हैं। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पास या तो घाघरा या फिर सूट होंगे, और उस तरह के कपड़े में तुम स्नो में जाकर प्रसाद तो नहीं लोगी, तो चुपचाप इसे जाकर पहनो। राध्या ने आरुष को घूरते हुए उससे कपड़े लेकर चली गई। आरुष वही बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद राध्या बाहर निकली। राध्या ने सफेद टॉप और सफेद जीन्स पहना था। राध्या कभी भी टॉप जीन्स नहीं पहनती थी। आरुष राध्या को देख रहा था। राध्या आरुष के पास आकर बोली, हम चले। आरुष ने अपना ध्यान राध्या से हटाया और जैकेट देते हुए बोला, इस पहन लो। कुछ देर में दोनों बर्फ के पहाड़ों पर थे। कई सारे लोग वहां स्केटिंग कर रहे थे। आरुष राध्या को देख बोला, चलो हम दोनों भी स्केटिंग करते हैं। राध्या आरुष की बात सुनकर थोड़ी हकलाती आवाज में बोली, पर हमें ये स्केटिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। आरुष ने राध्या को सीखना चालू किया, पर राध्या न जाने कितनी बार गिरते हुए बची।
आते जाते कितने लोग राध्या आरुष को देख रहे थे। आरुष जितने अच्छे से राध्या को सिखा रहा था, सब काफी इम्प्रेस थे, पर राध्या के दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा था। 2 घंटे तक माता पंछी करने के बाद भी राध्या को कुछ समझ नहीं आया। अब तक आरुष भी थक गया था। वो बोला, रहने दो, तुम्हें सिखाते हुए मैं खुद भूल जाऊंगा, चलो कुछ खाते हैं। राध्या भी आरुष के साथ नीचे आ गई। दोनों ने खाना खाया और होटल की ओर जाते हुए आरुष बोला, कल एक पार्टी है तो तुम तैयार हो जाना, हम दोनों चलेंगे। राध्या जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो बोर हो जाएगी अकेली, इसलिए वो भी मान गई। आहूजा विला में रची घर की सफाई कर रही थी। तब वहाँ शिविन आया। वो रची के हाथों से सफाई का कपड़ा लेते हुए बोला, इसे रहने दो, नौकर कर लेंगे, चलो बाहर चलते हैं। रची ने जब बाहर जाने का सुना तो उसके मन में काफी खुशी हुई। वो जब से इस घर में आई थी, यहाँ कैद हो गई थी, लेकिन उसे पहले शिविन की बात याद थी, इसलिए वो मना करते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगी तब शिविन उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं पूछने नहीं आया था, बता रहा हूँ, तुम 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। शिविन वहाँ से चला गया। शिवन खुद नहीं जानता था उसके मन में क्या चल रहा है। पहले वो रची को नफरत करता था, पर अब उसे रुचि अच्छी लगने लगी थी। जब से रुचि ने शिविन के सामने खुद को टॉर्चर किया था, तब से शिविन रची को लेकर डर गया था। यहाँ रुचि ने शिविन के साथ जाने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी से जाकर तैयार हुई और बाहर आई तो शिविन उसका वेट कर रहा था। शिविन ने जब रुचि को देखा तो बस देखता ही रह गया। रची ने नीली सिल्क साड़ी पहनी थी। रची पहले से काफी बदल गई थी। पहले वो सिर्फ शॉर्ट कपड़े और मुंह पर ढेर सारा मेकअप करती थी, पर अब वो सिर्फ साड़ी पहनती, या ये कहे कि शिविन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो बस साड़ी ही पहनेगी, इसलिए तब से उसने बस साड़ी ही पहनी थी। ऐसा नहीं था कि उसे शॉर्ट कपड़े पसंद नहीं थे। उसे आज भी अपना पहले वाला रूप काफी पसंद था, बस उसका दिमाग उस वक्त ठिकाने पर नहीं था। शिविन का ध्यान तब टूटा जब रुचि कार के अंदर बैठ गई। शिविन ने कार चलाते हुए बोला, हम दोनों एंजल के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं। रची ने बस हाँ में सिर हिला दिया। दोनों मॉल के लिए निकल गए। कुछ देर में दोनों मॉल पहुंच गए। रुचि ने एंजल के लिए कपड़े और खिलौने पसंद की। शिविन वहां से एक कॉल अटेंड करने गया था। जब वो वापस आया तो रुचि उसे वुमेन सेक्शन के पास एक रेड गाउन को देखते हुए मिली। शायद रुचि को वो स्लीवलेस गाउन काफी पसंद आया था। वो उस गाउन को छूकर देख रही थी। रुचि उस गाउन को देख रही थी जब एक लेडी उसके पास आई। वो उसी मॉल में काम करती थी। वो पोलाइट होकर बोली, मैम ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लगेगी। रुचि मना करते हुए बोली, नहीं थैंक यू, मैं बस अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने आई थी। रुचि वहां से चली गई, पर शिविन खड़ा उन दोनों की बातें सुन चुका था। रुचि ने जब से शिविन से शादी की थी, तब से रुचि ने उससे कुछ नहीं मांगा था, वरना रुचि काफी खर्चीली लड़की थी। उसकी नज़र जिस चीज पर चली जाए वो उसे लेकर ही रहती थी, पर शायद वो काफी बदल गई थी। इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके अपने दोस्त, फोन, क्रेडिट कार्ड, उसकी सारी अयासियां खत्म हो चुकी थी। इस सब के बाद एक नई रुचि ने जन्म ले लिया था, जो पूरी तरह बदल गई थी। शिविन ने वो गाउन देखा और उसे पैक करवा लिया। वो रुचि के पास गया। रुचि ने शिविन से कहा, सब हो गया, अब चले। शिविन ने भी उसे हाँ कह दिया। दोनों कार में बैठ जाने लगे। तब रुचि सोचते हुए बोली, क्या तुम मुझे आरुष के घर ले चलोगे? आरुष का नाम सुनकर शिविन को लगा कि अभी भी रुचि के सिर से आरुष का भूत नहीं उतरा है। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो जानना चाहता था कि आखिर रुचि करने क्या वाली है।
इसलिए वो कार आरुष के घर की ओर ले गया। रुचि और शिविन बाहर आए। दोनों अंदर गए तो वहाँ हल्ला मचा हुआ था। मयूरी और कबीर किसी बात पर लड़ रहे थे। यहाँ विवेक आस्था के पीछे दूध लेकर भाग रहा था। वो बोल रहा था, आस्था तुम कमज़र हो, एक बार इसे पिलो। मीत राज को सेब काट कर दे रही थी। तन्मय सानवी के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। रुचि ने उस घर में हंगामा देखा तो मन में बोली, ये सब पहले तो ये से नहीं थे। क्या हो गया है इन सबको? रुचि एक बड़े घर से थी, वही वो पांचों भी काफी बड़े घर से थे। सभी ने खुद को मेंटेन किया हुआ था। सभी के नेचर उनकी रईसी दिखती थी। खानों से लेकर पहनने या उठने बैठने तक उन सभी को बचपन से सिखाया गया था। इसलिए रुचि थोड़ी हैरान थी कि वो सभी इस तरह कैसे हो सकते हैं। पर वो जानती थी पांचों लड़कियों ने सब कुछ बदल दिया है। सबने दरवाजे से आते हुए रुचि और शिविन को देखा तो सब शांत हो गए। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।